भारत के समाज के ऊपर, भारत की राजनीति के ऊपर, भारत की पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि दरअसल उन्हें दलितों के उद्धार के लिए पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वाकई में ये दिखाता है कि भारत का समाज बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से किनके पक्ष में मुड़ा हुआ है, उसकी कभी ईमानदार तरीके से, कभी उसकी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल नहीं होती। तब ये मन में सवाल उठता है कि क्या जो आरोप उन्होंने लगाए पूरी तरीके से सही है। उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो उनकी जाति के आधार पर लोगों पर के अत्याचार करते हैं। जो लोग इस रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार। पूरे मामले में जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। सवाल एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या करने का नहीं है, पूरा समाज इससे उद्वेलित होगा, पूरा समाज इससे परेशान होगा। देर सवेर दलित समाज इतनी मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा, तब वो किसी के संभाले नहीं समझेगा। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या और उसके बाद हो रहे घटनाक्रम हरियाणा सरकार की पोल खोल रहे हैं। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा सरकार और आला पुलिस अफसर लगातार विवादों में घिरते हुए जा रहे हैं। अब आईपीएस पूरन के पोस्टमार्टम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमृत ने पुलिस की जल्दबाजी और शव के साथ अपमानजनक व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने खुद को दलित विधवा बताते हुए कहा कि पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना शव को सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई ले जाकर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है, या इससे सबूत नष्ट हो सकते हैं। कोई अनुमति नहीं ली, कोई हमारी सहमति नहीं थी। इसके बाद सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने सवाल उठाए और इसे और ज्यादा पीड़ादायक बताया। सवाल सरकार पर शुरू से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार पीड़ित दलित परिवार को और अधिक परेशान कर रही है? क्या वो उस मुद्दे को दबाने की कोशिश में है और क्या किसी को बचाया जा रहा है? लेकिन सवाल यह भी है कि किसी को बचाने के लिए कहीं सरकार में बैठे सर को ही कार में जाकर निकलना ना पड़ जाए, क्योंकि हरियाणा में भी 20-21% वोटर्स दलित बताए जाते हैं। और जब वोट मोदी के नाम पर मांगे जाते हैं तो नुकसान भी मोदी को ही होगा, क्योंकि देश भर में इस विषय पर चर्चा होने लगी है। सनातन के पीछे छुपा जातिवाद अब सामने आने लगा है, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या, सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश और रायबरेली के हाल ही में हुए घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। अब वो जातिवाद के खौफनाक चेहरे को देख पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आशुतोष की पैनी नजर से इस जातिवाद के विवाद से लगी आग किस किस को जलाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, आईपीएस वाई पूरन कुमार जी का जो मुद्दा है लगातार आगे बढ़ रहा है और नायब सिंह सरकार तो कुछ खास ऐसा नहीं कर रही कि पीड़ित परिवार कहे कि हाँ हमें कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। वो भी उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, उसके बावजूद भी। देखो अंकुर, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक प्रश्न है, बहुत दुखदाई है। इसलिए क्योंकि ये जो परिवार है, ये परिवार कोई मामूली परिवार नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी पत्नी खुद आईएएस हैं, और अगर उनके मन में ये पीड़ा है और आईपीएस अधिकारी को इस वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई है या उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि उनके साथ जाति के आधार पर दुर्व्यवहार किया गया और उनको ये तकलीफ हुई कि दरअसल चूंकि वो दलित जाति से, इसलिए उनके साथ किसी तरीके का न्याय नहीं हुआ, उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उचित सम्मान नहीं मिला है, और तब अगर उनको ये करना पड़ा तो वाकई में भारत के समाज के ऊपर, भारत की राजनीति के ऊपर, भारत की पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। और ये कहता है कि दलित समाज का आदमी चाहे कितनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर चला जाए, उसके साथ समाज में न्याय नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का वो दुखद प्रसंग याद आता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़कर, विदेश से पढ़कर जब बड़ौदा पहुंचे और बड़ौदा के राजा ने उनको डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया, तब उनका, बाबा साहब का खुद का ये कहना है कि उनको पूरे शहर में कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो दलित समुदाय के थे और अंत में उनको अपना परिचय छुपाना पड़ा, अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, और तब जाके बड़ौदा के बाहर एक शहर की सीमा के पार एक छोटी सी जगह पे उनको रहने के लिए जगह मिली। वो वहां रहे, 4-5 दिन ही रह पाए थे, 7-8 दिन ही रह पाए थे।
तभी लोगों को पता चल गया कि दरअसल ये जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये यहाँ रहते हैं, दलित परिवार के हैं, और लोग उनके घर में पहुंचे, उनका घर तहस-नहस कर दिया, उनका सामान बाहर फेंक दिया। जब वो वापस लौटे और उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा, तो वो सड़क के किनारे लंबे समय तक बैठे रहे, रोते रहे, और उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि दरअसल उन्हें दलितों के उद्धार के लिए पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जब डिफेंस, और साथ-साथ उन्होंने ये भी इस भी घटना का ज़िक्र किया है कि कैसे उनका जो चपरासी था, वो कभी भी चाबी उनके हाथ में नहीं देता था, बल्कि ऊपर से ऐसे छोड़ देता था, क्योंकि कहीं वो टच ना हो जाए। तो ये जो अनुभव जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इतने महान लोगों के साथ हुआ, और आज आज़ादी के 78 साल बाद भी हम लगभग उसी तरीके की घटना से का आमना-सामना कर रहे हैं, तो वाक़ई में ये दिखाता है कि भारत का समाज बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। अब होता क्या है कि जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, उसके बाद से पूरा सिस्टम पूरे मामले को लीपापोती करने पे आ जाता है। अगर आईएएस अधिकारी के पति का पोस्टमार्टम आनन-फानन में किया जा रहा हो और उनका परिवार इस बारे में आरोप लगा रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीर स्थिति है। ये एक गरीब दलित परिवार के साथ, एक ऐसे दलित परिवार के साथ जिसका समाज के अंदर कोई बहुत बड़े पद पर नहीं है, उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा? थानों में उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? उसके मोहल्ले में उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? उसके गाँव में उसके साथ कैसा व्यवहार, आप समझ सकते हैं इस बारे में। कि जब एक आईएएस पत्नी अपने पति के लिए उचित तरीके से पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रही है, वो वहां के पूरे पुलिस विभाग को जिम्मेदार ठहराती है या प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी भयानक स्थिति है। और ये वाकई में बहुत दुखद पहलू इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मामले में वहां के डीजीपी तक का नाम आ रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अगर डीजीपी का नाम आ रहा है, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी राज्य के अंदर होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो न केवल पूरे राज्य के अंदर लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि अपनी जो अपनी टीम है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसको वो लीड करें। और अगर वहां इस तरीके की कंप्लेन आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर, कितनी दुखदायी स्थिति है। गंभीर दुखदायी स्थिति तो है बिल्कुल आशुतोष जी, लगातार हम इसी पे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, और जो घटनाएं हुई हैं उन पर लगातार बात करनी पड़ रही है, ये और दुख की बात है। कुछ कोई घटना हो, उसके बाद सरकार का एक्शन ऐसा हो जो मिले कि हाँ घटना हुई, लेकिन सरकार ने क्या डील किया। लेकिन सरकार के एक्शन देखिए, जो लगातार उनकी पत्नी कह रही है कि एफआईआर में कम से कम थोड़ा संशोधन कर दीजिए, जो आरोप उन्होंने नोट पे लिखे थे उनके कम से कम नाम तो डीजीपी के और बाकी लोगों के लिख दीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। आराम से टालमटोली कर रहे हैं। वो कह रही है कि पोस्टमार्टम के लिए ऐसे ही लिए चले गए बिना सहमति के, तो ये क्या दिखाने की कोशिश है? वो कह रहे हैं सबूत नष्ट हो सकते हैं ऐसे, तो ये क्या सरकार, ये तो खुद सरकार कर रही है। उन्होंने उससे पहले बहुत बार लेटर लिखे, शिकायतें करी, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये सब मिला के देखो तो पर दुखदाई के बाद क्या, हर बार हम यही कहेंगे दुखदाई हुआ फिर बात खत्म हो जाएगी। नहीं, अंकुर, हम आप जैसे लोग इसमें कर क्या सकते हैं? हम इस बारे में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हम इस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, हम इस बारे में वीडियो बना सकते हैं, ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हम पत्रकार सरकार को क्या तो करना खाली चाहिए? हम तो बिल्कुल यही कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अंकुर, मैंने कहा कि ये इसलिए बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, जो बहुत ही सक्षम अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी का होना बहुत सक्षम होता है। उसका मतलब प्रशासन के बड़े हिस्से पर उसकी पकड़ होती है, उसकी बात को लोग इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जिसकी मौत हुई है वो एक आईपीएस अधिकारी था, उच्च पद पर बैठा हुआ एक आईपीएस अधिकारी था। तो आईपीएस अधिकारी की मौत होती है, आईएएस पत्नी इस बारे में शिकायत करती है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, एफआईआर ठीक से नहीं लिखी जा रही है, पोस्टमार्टम पे ठीक से नहीं किया गया है, उनकी सहमति नहीं ली जा रही। तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से किनके पक्ष में मुड़ा हुआ है। पूरा सिस्टम दरअसल ऐसा लगता है जैसे कि दलित विरोधी सिस्टम है, जो समाज के और उस व्यवस्था के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसकी कभी ईमानदार तरीके से, कभी उसकी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आरोप आत्महत्या के पहले पूरन सिंह जी ने लगाए वो पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अगर उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये बातें लिखी है कि उनके साथ अत्याचार किया गया, उनको पीड़ा पहुंचाई गई, उनके जाति के नाम पे उनको तकलीफ दी गई है, तो फिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा सकती? इस पूरे मामले में सारे साक्ष्यों को निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं रखा जा सकता? और अगर नहीं रखा जाता है,
या नहीं जांच कराई जाती ईमानदारी से, और अगर उस जांच पर अगर उसकी निष्पक्षता पर संदेह होता है, तब ये मन में सवाल उठता है कि क्या जो आरोप उन्होंने लगाए पूरी तरीके से सही है, और आज भी इस समाज में दलितों के साथ अत्याचार होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसे में दलित समाज क्या करे? वो कहाँ जाए? किसके पास फरियाद की गुंजाइश करे? कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बार-बार ये कहते हैं कि चुनाव में 20% दलित हैं, वो एक जाति एक पार्टी विशेष के खिलाफ वोट कर सकते हैं। भाई 20% दलित क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, या पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करेगा? क्या उसकी नियति सिर्फ इतनी सी है कि जाके चुनाव के दौरान वोट करे और किसी पार्टी को हराने की कोशिश करे? या उसकी नियति ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर उसकी इज्जत हो, हिंदुस्तान में एक जैसे कि सवर्णवादी जातियां हैं के लोगों को सम्मान मिलता है, उसी तरीके से उनको भी सम्मान मिले, और अगर उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, तो फिर फौरन उसका निराकरण होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर पूरन कुमार जैसे लोगों को आत्महत्या करनी पड़े, उनकी पत्नी इंसाफ की गुहार लगाए, फरियाद करे, और उसकी कोई ना सुने, तो आप सोच लीजिए ये सिस्टम कितना इनसेंसिटिव है, और कैसे वो उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो उनकी जाति के आधार पर लोगों पे के अत्याचार करते हैं। अच्छा सर, बहुत बार कहा जाता है कि मेरिट के हिसाब से आरक्षण खत्म कर दिए, जिनके पास पैसे आ गए हैं, जो ठीक ठाक हैं, उनके ऊपर क्या उनको जरूरत है आरक्षण की, आप साइड हो जाइए, बाकी को इसीलिए बनाएगी क्रीमी लेयर। और अब देखिए आईपीएस हैं, सीजेआई तो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ जाति के हिसाब से भेदभाव हो रहा है कि पैसे के हिसाब से हो रहा है, वो साइड का मुद्दा है। आपने कहा कि ये खत्म होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बन के, तो कैसे खत्म होगा ये तो डिबेट तो दशकों से कर रहे हैं, खत्म नहीं, होना चाहिए। बिल्कुल क्या करें वो दलित वोट के अलावा? देखिए, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, और अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रही तो फिर देश के अंदर बहुत भयानक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब का जो दलित समाज है, अब का जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, वो आजादी के पहले वाला समाज नहीं रह गया। अब उसके अंदर चेतना है, अब उनके घरों के लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं, और वो यूनाइटेड हो रहे हैं, उनके अंदर एकता आ रही है। तो इसलिए देर सवेर तो उनको न्याय देना पड़ेगा। जो लोग इस रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। उनको लगता है कि आजीवन जिंदगी भर उनका प्रभुत्व बना रहेगा, और दलित समाज जो हमेशा से दबा कुचला समाज था, वो हमेशा उनके साथ उसी तरीके से ये चल नहीं सकता लंबे समय में। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये स्थितियां देश के लिए बहुत अच्छी सुखद स्थितियां नहीं है, और इस पूरे मामले में जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को खुद व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। न केवल न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, बल्कि न्याय निष्पक्ष है, ईमानदार है, पारदर्शी तरीके से न्याय मिल रहा है, ये भी इंश्योर करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ सवाल एक आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या करने का नहीं है, पूरा समाज इससे उद्वेलित होगा, पूरा समाज इससे परेशान होगा, और अगर वो कोई और रास्ता अख्तियार करेगा तो फिर लोग उनको जिम्मेदार न ठहराएं। आशुतोष सर, आपने कहा कि पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और अगर ना करे तो? नहीं, आप क्या कर सकते हैं? मेरी बेबसी का आलम तो ये कि आप क्या कर सकते हैं? अगर सरकार हस्तक्षेप ना करे, हाथ पर हाथ धरी बैठे रहे, अदालतें कुछ ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी क्या कर सकता है? आप मुझे बताइए, क्या कर सकता है? आम आदमी तो हथियार लेके तो उठ खड़ा नहीं होगा। तो वो रास्ता सही रास्ता भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश की सबसे तो बड़ी मतलब उम्मीद लगाएं कि ये फेवर में बोल दे तो ठीक है, ना उम्मीद लगाएं तो बस हम क्या कर सकते हैं? मतलब आम आदमी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? ये केवल उम्मीद की दुनिया का। ये तो जीती जागती सच्चाई है ना अंकुर। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या कर नहीं, ठीक सकते हैं? बात। बताइए। मैं क्या कर सकता? नहीं, हम नहीं कर हमारी सकते। जिसके एक खिलाफ आम होगा आदमी, हम लोग एक जो कि खुद आपने खुद कहा एकजुट हो रहा है, एकजुट होके फिर हिंसक नहीं होंगे, लेकिन तरीका गांधी का देश है भारत। लेकिन जिन लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो क्या कर सकता आदमी? आंदोलन नहीं तो कर सकता, प्रदर्शन नहीं तो, फिर वहां पर उसको लाठी खानी पड़ती है, वहां पर उसकी जान जाती है। तो लेकिन हम जो अपने लोगों को चुनते हैं, कम से कम वो लोग तो हस्तक्षेप करें, वो तो इस बात की गंभीरता को समझे कि अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो ये ज्वालामुखी की तरीके से फटेगा। आज नहीं, कल नहीं,
लेकिन ये अब रुक नहीं सकती, ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रुक सकती कि आप दलितों को धर्म, जाति के आधार पे उनके पर अत्याचार करें, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करें। ये स्थिति रुक नहीं सकती है। इस पर रोक लगेगी। देर सवेर दलित समाज इतनी मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा, तब वो किसी के संभाले नहीं समझेगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि आज के इस विषय पर हमने बातचीत हम लगातार इस विषय पर कर रहे हैं, सीजीआई से लेकर रायबरेली पे लेकर और बाकी हरियाणा पर। आज के दिन हम इतनी ही बात करते हैं, इस घटनाक्रम को हम लगातार नजर में बनाए हुए हैं। इसमें कुछ अलग होता है, कुछ नायब सिंह सैनी कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, लगातार जो एक्शन में टाल मटोल करते हैं, जो कि हमारी नजर बनी रहेगी और आशुतोष जी की पैनी नजर से उसका विश्लेषण करवाया जाएगा। जो भी होगा आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.